प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का अध्ययन करेंगे। इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने जो है 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों के बारे में अध्ययन किया था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में विद्यमान थे। उन 16 महाजनपदों के अंदर हमने देखा था कि उनमें से मगध भी एक महाजनपद था, और बाद में जब धीरे धीरे इसकी शक्ति का विस्तार हुआ मगध महाजनपद की, तो इसने गणराज्यों को और अपने समय के जो दूसरे राजतंत्र राज्य थे उनको अपने में समाहित कर लिया, और एक विशाल साम्राज्य का जो है मगध ने निर्माण किया, मगध महाजनपद ने। और इस मगध के साम्राज्य का जो निर्माण है उसका अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। मगध महाजनपद की यदि हम स्थिति को देखें तो ये बिहार के पटना और गया जिलों में स्थित था। बुद्ध काल में ये एक शक्तिशाली राजतंत्र था, लेकिन बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। मगध में 3 राजवंशों ने शासन किया: हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के संबंध में पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में हमें अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम जो शासन करने वाला वंश था वो वारयद्रथ वंश था, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने ही शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि प्रद्योत तथा उसका वंश अवंती से संबंधित था, और बिंबिसार तथा उसके उत्तराधिकारी शिशुनाग वंश के पूर्ववर्ती थे। यानी हर्यक वंश ने जो है शिशुनाग वंश के पहले शासन किया था। हमें बौद्ध ग्रंथों का विवरण ही सही प्रतीत होता है, क्योंकि मगध का प्राचीन राजवंश जो है हर्यक राजवंश ही था। इसका हम वर्णन पाते हैं विभिन्न स्रोतों से, और शिशुनाग वंश जो है हर्यक वंश का परवर्ती वंश था। हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश की भूमिका का। हर्यक वंश जो था इसने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व के लगभग शासन किया था मगध पर, और इस वंश का जो पहला शासक था हर्यक वंश का वो बिंबिसार था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था, और मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक यदि माना जाए तो वो बिंबिसार ही था। वो एक महत्वाकांक्षी शासक था तथा मगध की गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया था। वह एक कूटनीतिक और दूरदर्शी सम्राट था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो है अपने समय के जो प्रमुख राजवंश थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और दूसरा उसने राजवंशों से, अपने समय के जो तत्कालीन राजवंश थे उनसे मैत्री संबंध स्थापित किए। यानी वैवाहिक संबंधों के द्वारा और मैत्री संबंधों के द्वारा उसने अपनी शक्ति को मजबूत किया। सर्वप्रथम उसने लिच्छवी गणराज्य जो था उस समय का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, और उसने लिच्छवी गणराज्य जो था उसकी राजा जो था चेटक था। उसने चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। इसके बाद बिंबिसार ने जो दूसरा विवाह है वो कौशल नरेश प्रसेनजित जो था उसकी बहन महाकौशला देवी के साथ किया, और इस विवाह के परिणाम स्वरूप महाकौशला देवी से जब उसने विवाह किया बिंबिसार ने, तो इस विवाह के परिणाम स्वरूप उसको काशी ग्राम दहेज में मिला। यानी मगध के साम्राज्य का जो विस्तार हुआ और काशी उसको मिल गया दहेज के रूप में। बिंबिसार ने तीसरा विवाह मद्र देश जो कुरु के समीप स्थित था, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया, और बिंबिसार ने अवंती के शासक प्रद्योत के साथ भी मैत्री संबंध स्थापित किए थे। हमें विवरण मिलता है कि एक बार जब अवंती का शासक प्रद्योत जो है पांडु रोग से ग्रसित हुआ, तो बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य था जीवक उसको उसके इलाज के लिए भेजा था। विवाह और मैत्री संबंधों के बाद बिंबिसार ने विस्तारवादी नीति यानी विजय की नीति का अनुसरण भी किया। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसका जो अंत है बड़ा दुखद हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथ बताते हैं कि उसके पुत्र अजातशत्रु ने अंतिम समय में उसे बंदी बना लिया
और कारागार में डाल दिया और कारागार में ही जो है उसे यातना दे करके मार डाला। हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अजातशत्रु की जो भूमिका रही उसका अध्ययन करेंगे। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार के बाद जो है ये गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु, और इसका वर्णन हमें कुणिक के नाम से मिलता है, यानी अजातशत्रु का दूसरा नाम जो है हमें कुणिक मिलता है। अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह महत्वाकांक्षी था। उसने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, मगध के साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। इसका जो है अजातशत्रु का कौशल के साथ में संघर्ष हुआ, झगड़ा चला। ये बौद्ध ग्रंथों से पता चलती है हमें बात कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी थी महाकौशला देवी, जो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, उसका भी दुख से देहांत हो गया। यानी पति के दुख से जो है महाकौशला देवी की भी मृत्यु हो गई, और इस बात से जो है उसका भाई प्रसेनजित कौशल नरेश वो बड़ा नाराज हुआ, और उसने जो है काशी पर पुनःअधिकार कर लिया। जो उसने दहेज में दिया था अपनी बहन को, उसको काशी ग्राम को उसने वापस ले लिया नाराज होकर के। अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच कई बार संघर्ष भी हुआ, जिसमें अंततः अजातशत्रु पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन प्रसेनजित ने जो है उसे बाद में रिहा कर दिया और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह भी जो है अजातशत्रु से कर दिया, और काशी ग्राम फिर से अपनी पुत्री को दहेज में दे दिया। इसके बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ की विजय की। वज्जी जो कि एक संघ राज्य था, जैसे कि हमने 16 महाजनपदों के अध्याय में पढ़ा था, ये 8 गणराज्यों का संघ था वज्जी जो है, और इसमें लिच्छवी जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली थे। इस समय चेटक जो राजा था वो लिच्छवी गणराज्य का नेतृत्व कर रहा था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। उसने वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अपने मंत्री वस्कार को भेजा। उसने वज्जी संघ में फूट डाल दी। इसके बाद में बड़ी सेना के साथ उसने लिच्छवियों पर आक्रमण किया, और युद्ध में जो है रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ये 2 प्रकार के हथियारों का उसने प्रयोग किया। अजातशत्रु ने लिच्छवी पराजित हुए और उनके बहुत बड़े भूभाग पर जो है मगध का अधिकार हो गया। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति में जो है बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनमें बांटा गया। 32 वर्ष शासन करने के बाद में अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयी ने मार डाला था। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाया और उसकी यातना देकर के हत्या करवाई, इसी तरह वो भी अजातशत्रु भी अपने पुत्र उदयी के द्वारा हत्या का शिकार हुआ। हम बात करेंगे उदयी के बारे में, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, और उसकी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में विस्तार में जो भूमिका रही उसका अध्ययन करेंगे। उदयी जो है ये 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया मगध पर। पिता अजातशत्रु के बाद उदयी मगध की गद्दी पर बैठा। बौद्ध ग्रंथों ने उसे पितृहंता बताया है। उदयी के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है कि उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, और राजगृह के स्थान पर उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था मगध की। उदयी जैन धर्म का अनुयायी था, इसी कारण जैन ग्रंथ जो हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। उदयी के 3 पितृहंता अयोग्य पुत्रों ने बारी बारी से शासन किया, और 412 ईस्वी में शिशुनाग नामक योग्य जो अमात्य था उसको जो है जनता ने राजा बनाया, यानी शिशुनाग को राजा बनाया। हम बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, जो कि 412 ईस्वी में स्थापित हुआ और 344 ईसा पूर्व तक जो है शिशुनाग वंश के जो विविध राजा थे उन्होंने मगध के ऊपर शासन किया। सबसे पहला जो राजा था शिशुनाग वंश का वो था शिशुनाग। इसने 412 ईस्वी से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया।
शिशुनाग नागवंश से ही संबंधित था। उसने अवंती को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया। वह अंतिम हर्यक शासक नाग दशक का प्रधान सेनापति था। शिशुनाग का वत्स पर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वत्स जो है अवंती के अधीन था और अवंती को जो है शिशुनाग ने अपने अधीन कर लिया था। तो स्वतः ही उसका जो अधिकार है वो वत्स के ऊपर हो गया था। शिशुनाग की अवंती विजय के फलस्वरूप मगध एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इसमें बंगाल से लेकर के मालवा तक का विशाल भूभाग जो है वो शामिल हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। हम बात करेंगे कालाशोक या काकवर्ण के बारे में, जो शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था और इसने 394 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में जो है कालाशोक को काकवर्ण बताया गया है, उसका दूसरा नाम। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित की। जिस राजधानी को जो है इसने इसके पूर्ववर्ती जो शासक था शिशुनाग, उसने जो है वैशाली को राजधानी बनाया था। तो इसने जो है अपनी राजधानी को वापस अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। इसके बाद पाटलिपुत्र ही आगे तक जो है मगध साम्राज्य की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसमें बौद्ध संप्रदाय जो है दो भागों में बट गया, स्थविर और महासंघी। जो परंपरागत नियम थे बौद्ध धर्म के, उनको मानने वाले जो है स्थविर कहलाए, और जिन्होंने नए नियमों को भी अपने में शामिल कर लिया, नए नियमों में बौद्ध धर्म को नए स्वरूप में अपनाया, वे लोग महासांघिक कहलाए। इन्हीं दो संप्रदायों से आगे चल करके बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, उनका उदय हुआ। स्थविर से हीनयान और महासांघिक से महायान का उदय हुआ। बाण की हस्तचरित के अनुसार कालाशोक की राजधानी में घूमते समय हत्या कर दी गई थी, और ये हत्यारा जो है नंद वंश का संस्थापक और पहला राजा महापद्म नंद था। कालाशोक ने 366 ईसा पूर्व तक शासन किया और फिर 22 वर्ष तक इसके 10 पुत्रों ने शासन किया। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था और इसने 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में, जो मगध पर शासन करने वाला जो है अंतिम राजवंश था, जिसके समय में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो नंद वंश जो है इसने 344 ईसा पूर्व से लेकर के और 323 ईसा पूर्व तक शासन किया, जबकि मगध पर मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। जिस व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की, वह निम्न वर्ण का था। उसका नाम भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न दिया गया है, यानी नंद वंश का जो पहला शासक था उसका नाम हमें अलग अलग मिलता है। महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या की थी और काफी समय पश्चात उसके अंतिम पुत्र महानंदिन की भी उसी ने हत्या कर दी थी। इसी कारण पता चलता है कि शासक बनने पर महापद्म नंद की जो आयु थी वो काफी ज्यादा हो गई थी। पुराण नंदवंश के संस्थापक को महापद्म कहते हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। यानी नंद वंश का जो पहला शासक था उसको उग्रसेन बताया गया है महाबोधि वंश में। इसके बाद भारतीय और विदेशी दोनों साक्ष्य जो है नंदों की जाति के बारे में हमें इशारा करते हैं और वो बताते हैं कि नंद जो थे वो निम्न जातीय थे, शूद्र कुल से संबंधित थे। पुराणों में, जिनमें विष्णु पुराण मुख्य है, वो बताता है कि महापद्म नंद को शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ माना गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन जो है महापद्म नंद को नापित पिता यानी नायिका और वेश्या माता का पुत्र बताता है। जैन मत की पुष्टि हमें विदेशी लेखकों के जो विवरण हैं, जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, उनके विवरणों से भी हमें
जैन मत की पुष्टि होती है, जो नंदों को जो है शूद्र बताता है। कर्टियस के अनुसार मगध का नंद राजा अग्रमीश यानी उग्रसेन का पुत्र यानी धनानंद जो है, जो सिकंदर के समय शासन कर रहा था मगध पर, उसका पिता नाई जाति का था। वह अपने सुंदर स्वरूप के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया और धोखे से उसने राजा की हत्या कर दी। फिर उसने राजकुमारों के संरक्षण के बहाने राजगद्दी हत्या ली और बाद में उसने राजकुमारों की भी हत्या कर दी और यह वर्तमान राजा का यानी धनानंद का पिता था। यानी ये बात हम जो है महापद्म नंद के बारे में जो है पढ़ रहे हैं कि महापद्म नंद के बारे में जो है यूनानी लेखकों ने भी विवरण दिया है और उसके निम्न जाति का बताया है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए जो नवनंद कहलाते हैं। नंद वंश के परवर्ती 8 राजा महापद्म नंद के पुत्री थे। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का राजा धनानंद था, जो अपनी अपूर्व धन संपदा के कारण विख्यात था। महापद्म नंद जो है उसने 344 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, मगध साम्राज्य की गद्दी पर। ये नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सभी नंदों ने कुल मिलाकर 323 ईसा पूर्व तक शासन किया, अर्थात 344 से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक नंदों ने शासन किया। महापद्म नंद जो कि इस वंश का संस्थापक था और इस वंश का प्रतापी शासक भी था, उसने एक राट यानी एक छत्र साम्राज्य को स्थापित करने वाला और सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला ये उपाधियां उसने धारण की थी। उसने मगध साम्राज्य में इक्ष्वाकु, पांचाल, काशे यानी काशी है ये, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल यानी मिथिला, सूरसेन और वितिहोत्र जो अवंती के पड़ोस में स्थित था, इन राज्यों को जीत करके उसने महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी हमें जो है महापद्म नंद की कलिंग विजय का विवरण प्राप्त होता है। इसमें लिखा गया है कि नंद राजा जिनसेन की प्रतिमा को उठाकर के ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। चूंकि धनानंद ने कोई विजय नहीं की थी, अतः माना गया है कि ये जो विजय है मगध साम्राज्य की के लिए वो महापद्म नंद ने की थी। सारा जो विशाल भूभाग जो है गंगा की घाटी से लेकर के विंध्याचल के दक्षिण तक जो मगध साम्राज्य की सीमा पहुंच गई थी, वो ये जो कार्य है विस्तृत करने का मगध साम्राज्य को, वो महापद्म नंद के द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महापद्म नंद के शासन काल में मगध साम्राज्य का अत्यंत उत्कर्ष हुआ और इसके बाद में फिर जो है नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको मार करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने।